नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी के चलते हुए पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का कहर बरपा है। वहीं कहीं ना कहीं स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर जनता के बीच में जा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। उसी माध्यम से आज रुड़की शहर की एक शख्सियत हमारे साथ है। अभी आपके सामने मैं रूबरू कराऊंगा संजय अरोड़ा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग 2.5 दर्जन आपने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं, जहां पर निःशुल्क जनता को वैक्सीनेट किया जा रहा है। संजय अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पहला सवाल मेरा यही है कि लगभग 2.5 दर्जन आपने वैक्सीनेशन कैंप लगाए। दरअसल मेरे फैमिली को कोरोना हो गया था और मैं लगभग 28 दिन तक घर में कोरोना महामारी की चपेट में आ गया था। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया था कि हो सकता है हमारा जाने का समय आ गया हो। तो तभी मेरे दिमाग में ये आया था कि मुझे समाज के लिए कोरोना के प्रति कुछ ना कुछ करना है। तो बाई चांस की बात है कि मनोज गर्ग जी का 28 मई को मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ कैंप लगा रहे हैं हरिद्वार में, और आप अगर रुड़की में करना चाहते हैं तो आप रुड़की में कैंप लगवा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में था ही, मैंने उनसे तुरंत कहा। तो उन्होंने कहा अगर कल कैंप लगाना चाहो तो कल कैंप आप लगवा सकते हैं। तो मैंने 30 मई से अपना कैंप का अभियान जो है वो शुरू किया था, और आज भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम 32 कैंप अभी तक रुड़की में लगा चुके हैं और लगभग 9,500 लोगों को हम अभी तक वैक्सीनेट कर चुके हैं। और हमने रुड़की के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाए हैं, सिविल लाइंस में, गणेशपुर में, और आपके आवास विकास में, और साकेत में, सब जगह हमने कैंप इतने कैंप तो सरकारी स्तर पे भी लगे होंगे मेरे ख्याल से रुड़की के अंदर ही। बस सरकार का भी, उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का हमें सहयोग मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बिना जनता के सहयोग से सरकार क्या करेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सरकार का सहयोग किया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं से हमें भी प्रेरणा मिलती है। जैसे मोदी जी ने इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो छेड़ा है, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेट करने का जो अभियान छेड़ा है, हम मात्र उसका एक हिस्सा हैं। और हमने ये कोशिश करी है कि रुड़की जब तक 100% वैक्सीनेट नहीं होगी, हम इस कार्यक्रम को, इस अभियान को जारी रखें। अच्छा, आप प्रतिदिन वैक्सीनेट कराने के लिए कितने लोग पहुंचते थे कैंप के अंदर? हमारे पास 300, 350, 350, आज भी हमारा कैंप था। अभी मैं कैंप से ही आ रहा हूँ। आज हमारे पास 200 वैक्सीन आई थी, हम 200 वैक्सीन सारी खत्म करके पर डे का क्या रेशो रहता है इसका? लगभग हमारा जो 32 कैंप का रेशियो है वो लगभग 300 के लगभग का एवरेज, 250 से 300 का एवरेज लगभग इतना है। तो 9 से 9.5 अच्छा, जनता के बीच में जैसे थोड़ी सी अनियमितताएं भी हैं फिलहाल वैक्सीनेशन को कराने से पहले, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूजन है जो उनको, तो किस तरह से देखने कुछ कैंप के अंदर मिलता है कुछ लोगों को जो वैक्सीनेशन कराने के लिए आते हैं, किसी दिल में किस तरह का भय, किस तरह का? देखिए, पहले जो भ्रम की स्थिति कुछ पार्टी द्वारा फैलाई गई थी, वो भ्रम की स्थिति तो अब खत्म हो गई है। अब तो युवा जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है। अच्छा। और अब जो फर्स्ट और सेकंड 18+ और 45+, दोनों की दोनों डोज सब कैंप में लग रही है। तो अब किसी की कोई भ्रांति अब ये जो जैसे कि आप रेगुलर कैंप्स कर रही हैं, तो उसके अंदर तो कुछ चीज़ें मेडिसिन से रिलेटेड बात है, आपसे पूछ लेता हूँ। तो इसमें जो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड के अंदर थोड़ा सा अंतर बताया जा रहा है, उसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर है? दोनों ही चीज़ें, दोनों ही वैक्सीन भारत में बनी हुई, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, अभी कोविशील्ड जो है, जो बनी है, उसे बाहर मान्यता मिल गई है। कोवैक्सीन को भी बाहर मान्यता नहीं मिली, लेकिन रिजल्ट कोवैक्सीन का ज़्यादा अच्छा बताते हैं। लेकिन कोविशील्ड भी आप ये मान सकते हैं, बनी दोनों भारत में ही है। बनी दोनों भारत में है। लगभग 52 करोड़ हिंदुस्तान में लग चुकी हैं, 48 करोड़ उसमें से कोविशील्ड लग चुकी है। तो कोविशील्ड में कोई परेशानी नहीं है। परसेंटेज दोनों की लगभग 2-4% कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगवाना अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो चाहे हमें कोविशील्ड मिले, चाहे कोवैक्सीन मिले, हमें जो भी उपलब्ध हो समय पे हमें वो लगवा लेनी चाहिए। नहीं तो अगस्त के लास्ट में ये तीसरी लहर की आशंका जो बता रहे हैं, तो अगर उससे पहले हमने एक वैक्सीन भी लगवा ली तो हमारा जो सुरक्षा कवच, हाँ, सुरक्षा कवच हम पहन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, रुड़की शहर के अंदर की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी चर्चा चल रही है, खासकर वैक्सीनेशन जो कैंप आपने लगाया, और 2.5 दर्जन अपने आप में एक बहुत बड़ा माइल। अच्छा, ये कैंप आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे आप? बिल्कुल, जब तक पूरी रुड़की वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक हम इस अभियान को, ये आगाज रहेगा आपका, ये जारी रहेगा। अच्छा, 2022 की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? 2022 देखो, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कहीं ना कहीं हमारी
रुड़की के प्रति एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम वैक्सीन के साथ साथ जो रुड़की का अभी विकास अभी उस तरीके से नहीं हो पाया, तो अगर रुड़की का विकास हमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से अगर उसका करना है तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई जिम्मेदारी। तो राजनीति की परिभाषा आपने बदल दी है, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए जनता की सेवा की जाती है, तो 2.5 दर्जन अपने आप में कैंप लगाना बहुत बड़ी बात है। जी जी, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि राजनीति में अगर आए हैं तो राजनीति में सेवा रूप से आना चाहिए। राजनीति को हमें बिजनेस या राजनीति को हमें ऐसे नहीं बना कर चलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आज जैसे मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ या किसी अधिकारी के पास जाकर मैं किसी का काम लेकर जाता हूँ, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि उसकी परसेंटेज 10% 20% काम हो जाते हैं, कुछ परसेंटेज काम नहीं भी हो पाते। लेकिन अगर हम किसी पद पर बैठ जाएं तो उस कार्य की पॉसिबिलिटी 99.99% बन जाती है। सिस्टम का हिस्सा होना जरूरी है, सिस्टम का हिस्सा होना जरूरी है। तो इसलिए अगर पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा 2022 के टिकट के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जनता की सेवा इस तरीके से भी करना चाहता हूँ कि जो परेशानी मैं देखता हूँ वैक्सीनेशन पे ही अगर इतनी परेशानी है तो जनता के सामने वैसे कितनी परेशानियां होंगी। अच्छा, 2017 में भी आपने तैयारी की थी विधानसभा चुनाव की? 2017 में मैंने तैयारी की थी। पार्टी से टिकट मांगा था आपने? पार्टी से टिकट मांगा था। क्या वजह रही थी उसमें? बस पार्टी में कुछ लोग आए थे कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहा होगा उनका, तो हमने कहा भी ठीक है, जब आपका कमिटमेंट है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें दीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि पंजाबी समाज में वो अगर अब की बार पार्टी को, अच्छा, पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों के अंदर इस बार जो दावेदारी की जा रही है उसमें हंसराज सचदेवा जी भी हैं जो कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं टिकट मांगने की कांग्रेस से। वहीं आपका भी वर्षों से चल रही है तैयारी की कहीं ना कहीं जी पंजाबी समाज से होते हुए। और खैर पंजाबी समाज की बात ना करते हुए रुड़की के सर्वांगीण विकास के लिए, तो क्या 2022 में पार्टी की? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी से टिकट मांगा, क्योंकि जिस पार्टी में आदमी रहता है आदमी उसी से डिमांड कर सकता है। अधिकार हमारा अधिकार है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारा अधिकार है टिकट मांगना। अब ये निर्भर करता है पार्टी पे कि वो टिकट हमें दे या किसी को दे। मेरा तो मानना ये है कि मुझे पार्टी की सेवा करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब की बार मुझे सेवा का अवसर दें। अगर मैं अच्छा नहीं लगता 5 साल बाद पार्टी को या रुड़की शहर को अच्छा नहीं लगता, तो मेरी जगह किसी और को अच्छा, जैसे निगम बनने के बाद 1.25 साल के अंदर जो आप मानते हैं कि रुड़की का जिस तरह डेवलप होना चाहिए था वो हुआ उस स्तर पर? देखिए, डेवलपमेंट अभी विकास कार्य उनका थोड़ा उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे शिक्षा नगरी है, लेकिन शिक्षा हो नगरी सकता है जैसे कोरोना काल चला है उसमें जो कार्य जो होना चाहिए था वो हो सकता है उस तरीके से कार्य ना हो पाए हो, क्योंकि बोर्ड बैठक भी होती हैं, उन्हें प्रस्ताव पास होते हैं, काम के जितने भी होते हैं, तो वो हो सकता है उस तरीके से ना हो पाया हो। लेकिन रुड़की में संभावनाएं बहुत अपार हैं। जैसे आपके नहर जा रही है, नहर में जैसे बोटिंग की व्यवस्था हो सकती है, जैसे डिवाइडर पे अभी लाइट लगाई है, आप बात करें जी, टूरिस्ट स्थल होना चाहिए। हाँ, और जैसे डिवाइडर बने हैं, डिवाइडर पर लाइट्स तो लग गई हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बड़े बड़े गमले लगा कर उसमें फूल लगा सकते हैं। जैसे मैं गाजियाबाद गया था, वहाँ बड़े बड़े गमले लगाए हुए थे, उन्होंने वो सपनों का शहर बनना चाहिए, सपनों का शहर बनना चाहिए। अच्छा, आप अपने शहर का कंपैरिजन किससे करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आपको जनता मौका देती है 2022 में, देखिए जैसे आप, मैं बाहर विदेश का तो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी ये है कि पता नहीं चलता कि कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए और कौन कब विधायक। देखिए, ये कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता जो मेहनत करता है भारतीय जनता पार्टी उसे ध्यान में रखती है। और मैं तो रुड़की को ऐसा चाहूँगा कि जैसे चंडीगढ़ है ना, उस तरीके से रुड़की बने और हर चीज़ व्यवस्थित हो। और जो सबसे बड़ी जो समस्या हमारी रुड़की में है वो जो पानी भरता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि जो ड्रेनेज सिस्टम की आपकी बात है, क्योंकि पानी की निकासी का, अच्छा, बहुत सारे चुनाव देखे हैं आपने कि ये समस्या जो पानी की निकासी की समस्या ये मेन मुद्दा रहता है इलेक्शनों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि हो, जीतने के बाद इस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाता। और अभी आप देख लीजिए, कुछ जो निगम के अंदर इलाके जो पुराने जुड़े हैं वहाँ की व्यवस्था तो आज भी जर्जर है। अभी देखिए 2 बूंदे बारिश की और पूरा जलमग्न हो जाता है। देखिए, जो क्षेत्र जुड़े हैं वहाँ हर गांव में जोहड़ होता है, जोहड़। तो अगर निगम चाहे तो, अच्छा, निगम के सामने भी बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त, क्योंकि जो बाहरी क्षेत्र हैं वो एकदम अचानक से उसमें नहीं, उसमें व्यवस्था की जा सकती है। और कुछ प्लॉटिंग ऐसी हुई है कि उसके अंदर प्लॉटिंग के अंदर भी नहीं, उसमें जैसे हर गांव में जैसे जोहड़ होता है ना, तो जोहड़ की अगर हम खुदाई कर दें, पहले गांव में जोहड़ होते थे, तो जोहड़ की अगर हम खुदाई कर दें
और उसमें वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो लगता है, एक तो जो वाटर लेवल है वो भी सही रहेगा, और जो पानी है वो सारा एक एरिया का पानी उसमें चला जाएगा। नहीं तो अगर आप एक एरिया का पानी, ये सोचें उस पानी को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और जो पावर पानी है, हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी है कहीं ना कहीं जो इधर उधर भरता है पानी, वो एक जगह इकट्ठा भी हो जाएगा पानी। तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि एक एक एरिया का एक एक जगह देके सब जगह को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं तो एक जगह से अगर एक कोने से ड्रेनेज को लेकर और दूसरी जगह जाए तो उतना संभव नहीं हो पाता। मतलब क्षेत्र वाइज उसको मतलब वहीं पर हाँ, और शहर में एक व्यवस्था ये है कि जैसे हमने नाले बनाए हैं, नाले की जगह हम बड़े पाइप, जैसे बड़े शहरों में होते हैं, हम नाले में की जगह पाइप डाल सकते हैं बड़े, और हर गली के सामने चैम्बर बना सकते हैं, जिससे जो गंदगी है वो चैम्बर में रहेगी। बहुत सारी दुकानें बाजार में ऐसी बनी हुई कि जो नालों के ऊपर बनी हुई सफाई नहीं हो पाती, हाँ, तो पानी रुक जाता है। तो गली के सामने अगर चैम्बर होगा तो वहाँ सफाई भी हो जाएगी, और जो नाला, वो जो पाइप है, पाइप के अंदर से पानी भी चला जाएगा। तो ये व्यवस्था ड्रेनेज की करी जा सकती है यहाँ, मतलब ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, जिससे कि पानी की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। हाँ। इस तरह से, और ये क्षेत्र बड़ा होने की वजह से भी दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो लाइन है, बिजली की लाइनें हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुरानी लाइनें हो गई हैं। मेरा मानना ये है कि वो भी अंडरग्राउंड अगर हो जाए तो ये जो तारों के आप जाल देखते हैं, ये तारों के जाल की भी समस्या खत्म हो सकती है। अच्छा, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बच सकता है इंसान, क्योंकि तेज हवाओं या बारिश की वजह से पेड़ गिर जाता है। एक गर्मियों में क्या रहता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लोड तो उस मोहल्ले का ज्यादा होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर उतने लोड के है नहीं, कैपेबल नहीं है उसके हिसाब कैपेबल नहीं है, तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो फूक जाते हैं, फिर उसे बार बार या फिर कट करना पड़ता है। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर है, मेरी सरकार से ये निवेदन है कि जो ट्रांसफार्मर है लोड चेक करा के मोहल्लों के उससे ज्यादा थोड़ा सा होना चाहिए, उनसे ज्यादा होना चाहिए। तो ओवर लोड होगा ट्रांसफार्मर, तो फिर उसका लोड, तो हमें क्या है कि रुड़की की जितनी भी समस्याएं, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, या कोई बोटिंग की जैसे मैंने व्यवस्था बताई है, या जैसे डिवाइडर को सौंदर्यकरण की बात है, या स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है, ये एक कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम रुड़की को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मेरे पास वो प्लान है। अगर 2022 में मुझे ऊपर वाले ने ये अवसर दिया तो मैं आपको 2022 के बाद 2 साल के अंदर अंदर ही रुड़की को ऐसे व्यवस्थित करके दिखाऊंगा, और आपके चैनल पे ही आगे बताऊंगा कि रुड़की को ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मुलाकात जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हर्ष हसीन और मेरे साथ हैं संजय अरोड़ा जी, समाज सेवी और वरिष्ठ भाजपा नेता। चर्चा चल रही थी कि रुड़की जो शहर है, सपनों का शहर, शिक्षा का शहर, इसको किस तरह से इसका सर्वांगीण विकास किया जाए, पानी की निकासी का क्या समाधान हो, आपने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना। अब जान लेते हैं कि 2022 की चुनाव की तैयारी चल रही है, किसकी बनेगी सरकार ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले जान लेते हैं संजय जी से। संजय जी, आपने 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, जनता का कैसा सहयोग मिला आपको? देखिए, जो मैंने सोचा था, मुझे अपने सोच से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है, और अभी भी लोग ये कहते रहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, हम साथ हैं। लेकिन अभी मेरा भाग्य समझ लें कि हो सकता है अभी मेरा भाग्य साथ ना दे रहा हो सकता है 2022 में मेरा भाग्य साथ दे, और ऊपर वाले ने अगर मुझे ये अवसर दिया तो जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया और जिन लोगों ने नहीं भी किया, क्योंकि मेरे दिमाग का कभी ये नहीं रहता कि इसने मेरा सहयोग नहीं किया तो मैं इसका काम नहीं करूँगा। जो सहयोग करेंगे और जो सहयोग नहीं भी करेंगे, हम हर एक को बराबर उसे 2.5 दर्जन के करीब वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं संजय जी ने, और आपने कहा है कि 100% हम रुड़की शहर को वैक्सीनेट करके लेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर इस बार 2022 में आपको पार्टी मौका देती है, तो आपने बताया दर्शकों को यहाँ की जो छवि है, ये आप बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि इसको रुड़की शहर को चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया जाएगा। देखिए, प्राथमिकता है तो जैसे एक तो जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ, एक जो डिवाइडर्स जो बने हुए हैं, इन डिवाइडर्स पे सारे पे जो गमले मैंने आपको बताया उसमें फूल वगैरह लगे रहे, और लाइट की जितनी भी ये सारी है, सारा अंडरग्राउंड वर्किंग होना चाहिए लाइट का। हाँ, अंडरग्राउंड सारी फिटिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देखो, नहर जो हमारे यहाँ निकल रही है सही इस्तेमाल होना चाहिए। उससे क्या है कि रोजगार भी मिलेगा लोगों को, और पर्यटन भी हमारे यहाँ बढ़ावा मिलेगा। अगर हमें एक यहाँ से जो सोनाली पार्क है वहाँ से लेकर और अगर आसफ नगर झाल तक अब एक बोटिंग की ऐसी व्यवस्था कर दें, उससे क्या होगा, लोग बोटिंग करने भी आएंगे, और जगह जगह हम नगर निगम की तरफ से दुकानें अलॉट कर दें लोगों को, जिससे कि उनका रोजगार भी चलेगा लोगों का और पर्यटन भी रहेगा, और लोग जो है जो बाहर घूमने जाते हैं वो लोग यहीं पे
घूम सकते हैं। एक मैंने बताया आपको ड्रेनेज का, कि जो पानी की समस्या रहती है, क्योंकि बहुत लोगों के घर बहुत नीचे है। पुरानी तहसील में आप जाएं, पुराने मकान बने हुए हैं, हाँ, जिनके पुराने सड़कें मकान ऊंची हो गई है, मकान हाँ, नीचे हाँ, हो गए हैं, तो लोगों के घर पानी भरता है। अब देखो, हमें ड्रेनेज सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सड़कें बार बार उठा के बनाते रहेंगे तो लोगों के घर नीचे हो जाएंगे। एक आप ये मान सकते हैं कि एक घर में उतना पैसा लग जाता है जितना उनकी एक गली के नाले में लगता है पैसा, और उतना उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो बेचारे हर समय उसी में रहते हैं, दरवाजे के सामने दीवार खड़ा कर हाँ, लेते हैं बहुत हाँ। सारे लोग। तो इसका समाधान एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो आज हमारे सरकारी स्कूल की स्थिति जर्जर है। मैं भी मूलराज कन्या पाठशाला में, जहाँ हमारा कैंप लगता है, वहाँ पे भी अभी घास इतनी उगी हुई बहुत थी। पुराना स्कूल है। हाँ, अभी हमने खुद ही अपने खर्चे से ही वहाँ सारा वो ठीक कराया है। और हमारा जो संगठन है पंजाबी कल्याण महासभा और रुड़की विकास मंच, जिसका सहयोग भी हमें मिल रहा है, और कल हमने उनकी टीम की घोषणा भी की है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हमने ये अपना जो कल्याण महासभा है और रुड़की विकास मंच, इन्हें दोनों को हमने 15 अगस्त को वहीं 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाने का भी फैसला किया है, कि जो बच्चियां हमारे गरीब परिवारों से आती हैं और वहाँ जो पढ़ने आती हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम भी हम ये करें, जिससे कि उन बच्चों को ये महसूस हो कि शहर के जितने भी लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। देखो, प्रेरणा मिले उससे, उन्हें प्रेरणा मिले। क्या है कि प्राइवेट स्कूल, जो अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनके पास तो सारी क्रीम चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है उत्तराखंड के अंदर। क्या मानते हैं आप? अभी मुझे आम आदमी पार्टी का इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हमेशा से भाजपा और कांग्रेस का रहता है। और सीट तो हम अभी भी, भारतीय जनता पार्टी की सीट अभी भी 60+ ही आएंगी, क्योंकि अभी कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब लास्ट में वोट देने जाता है, जब चुनावी माहौल चलता है, तब आदमी सोचता है कि अच्छा, वो बेहतर काम किसने किया। लोगों को 300 यूनिट देने का वादा किया है केजरीवाल जी ने, कहा है कि अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट हर परिवार को हर महीने मुफ्त दी जाएगी। देखिए, मुफ्त का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से यहाँ देंगे, किस तरीके से नहीं देंगे, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सीधा ये मानना रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलना चाहते हैं। और अभी हमारी पार्टी भी 100 यूनिट के लिए सोच रही है कि 100 यूनिट तक फ्री दे दें और 200 यूनिट पे आधा उन्हें कर दें। देखिए, फ्री देने से अच्छा तो सुविधाएं ज़्यादा देना अच्छा है। कारण क्या है कि अगर ठीक है हम फ्री तो देते चले गए किसी चीज़ अच्छा, को, कल को सरकार में पैसा अगर नहीं होता, अगर सरकार में फंड्स नहीं होंगे, तो सारे अच्छा, डेवलपमेंट रेवेन्यू का जो स्रोत है उत्तराखंड के अंदर, खासकर विद्युत का हो गया, क्योंकि बाहर बिजली बेचते हैं, यहाँ से इंडस्ट्री वगैरह से हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया है, पर्यटन का हो गया है, ज़्यादातर यहाँ पर्यटक आते हैं, उस तरह से हो गया। फिर हरिद्वार का हो गया, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, तीर्थ स्थल है यहाँ पर, मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, तो यहाँ का हो गया। अब 300 यूनिट फ्री देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात तो ये है कि जब वो 300 यूनिट देंगे, उसके बाद में कितना हमारा जो नुकसान है, जो घाटा कहते हैं जिसे, वो घाटा कल को आने लगेगा, तो उसका कैसे होगा। मेन बात क्या है कि ये चीज़ें देने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बजट सरप्लस है या पहले ही घाटे में है, वो देखना पड़ेगा। अगर वो घाटे में जाता चला गया तो कर्जे में तो कल को हम लोग ही आएंगे ना। अगर जो जैसे ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना पैसा सरप्लस है या कितना घाटे में है, तो कल को अगर वो नुकसान होता चला गया तो वो घाटे का भी तो। आपका कहने का मकसद ये है कि 300 यूनिट दी जा रही है तो किसी और माध्यम से निकालने की कोशिश की जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अब जैसे मुफ्त वैक्सीनेशन का माननीय मोदी जी ने चलाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। अब इसे करने के लिए कहीं ना कहीं तो फंड्स अरेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दवाई की कंपनी जो है वो तो ऐसा है नहीं कि वो फ्री दे देंगे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पैसा देना ही है, तो वो कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट होगा ही। तो जो हमारा बजट है उस बजट से ही कहीं ना कहीं वो निकलेगा। तो इसलिए वो फ्री करने से पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सरकार में हमारा क्या बजट है, क्या हमारा खर्च है, हमारा बच रहा है या घट रहा है, या हमें केंद्र सरकार से अनुदान लेना पड़ रहा है। तो वो कई चीज़ें मैटर करती है, बाकी जब वो आएंगे तब देखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे। देखिए, मेरा तो 25 साल से सेवा क्षेत्र में मैं लगा हुआ हूँ, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई कुर्सी मिलेगी तभी मुझे सेवा करनी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज मैं सेवा अगर थोड़ी बहुत कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठ जाऊँगा तो वो सेवा ज़्यादा बढ़ जाएगी। नहीं तो जो मेरे से हो सक रहा है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। और रुड़की के लिए मेरा हमेशा से एक ख्वाब रहा है
कि जैसे हम दूसरे शहर, देखो शहर तो वो भी हमारे देश में ही है, बिल्कुल, जो अच्छे शहर बने हुए हैं, डेवलप्ड बने हुए हैं, वो दूसरे भी से हमारे प्रेरणा लें, अच्छी चीज़ों को अच्छी अडॉप्ट करना चीजों, चाहिए। तो जैसे उन शहरों को बनाया जा सकता है अगर हम प्लानिंग से चलें। मेरा तो मानना यह है कि रुड़की शहर का एक पूरा प्लान बने और लेवल चेक हो, मैप लेवल पे काम हो, मैप लेवल पे काम हो। क्योंकि आप मकान भी अगर बनाते हैं, सबसे पहले आप मैप बनवाते हैं, सिविल इंजीनियर करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे शहर का एक मैप बनाए। मैप बनाने के बाद कहाँ वाटर लेवल कम है, कहाँ वाटर लेवल ज़्यादा है, कहाँ सड़क ऊंचा उठाना है, कहाँ नीचा उठाना है, किस जगह चौक बनना है, किस जगह पौधे लगने हैं, किस जगह क्या होना, पूरा उसकी मैपिंग पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। पूरे शहर का एक प्लान बन जाए, उस प्लानिंग के हिसाब से हमें काम करते रहना चाहिए। और वो प्लानिंग हर चीज़ की प्लानिंग है, उसमें खाली ये नहीं कि इस खाली सड़क की प्लानिंग कर दी, उसमें सड़क की भी प्लानिंग हो, डिवाइडर की भी हो, लाइट की भी हो, सफाई व्यवस्था की भी हो, जो जरूरत की चीजें हैं हाँ, जो जरूरत की चीजें हैं, और जाम से भी निजात मिले, जाम से भी निजात मिले। क्योंकि स्कूल जिस समय छुट्टी हो जाती है तो उस वक्त तो पूरा नहर के बिल्कुल पुल के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 35-40 स्कूल हैं, उनकी फिर 10-10, 15-15 बसें हैं, फिर वो बसें आती हैं, एक ही टाइम सबका स्कूल जाने का है, एक ही टाइम स्कूल की छुट्टी का है, तो उस टाइम थोड़ा सा जाम की स्थिति लग जाती है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभी तक जो लोग वैक्सीनेट नहीं करा पाए अपने आप को? मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना वैक्सीनेशन, आपके नज़दीक जो भी कैंप लगता है, आप अपना वैक्सीनेशन करा लें। अगर उन्हें कहीं पे भी दिक्कत आती है तो वो हमारे मूलराज कन्या पाठशाला में अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देंगे कब वैक्सीनेशन होगा। और जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन आती रहती हैं, उन्हें आप फॉलो करें, और मास्क का, सैनिटाइज़र का और सोशल डिस्टेंसिंग का इसका पालन करें। क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो भीड़ भाड़ वाले एरिया से ही ज़्यादा फैलती है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं ना करें, इसलिए भीड़ से बचें और लापरवाही कतई ना करें। क्योंकि दिसंबर तक माननीय मोदी जी ने सबको वैक्सीनेशन देने का अभियान जो शुरू किया है, तो जब तक ये अभियान दिसंबर तक पूरा ना हो, बिल्कुल लापरवाही ना करें और वैक्सीन को जब भी समय आ जाए उसे लगवा लें। इतना मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता संजय अरोड़ा जी, समाज सेवी, जिन्होंने लगभग 2.5 दर्जन वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं और आगे भी ये कार्य चल रहा है। इनका मानना है कि रुड़की शहर को 100% वैक्सीनेट करना है। फिर ऐसी ही किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।